हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नम कैसे हैं सर आप? अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। सर, आजकल आप काफ़ी वायरल हो रहे हैं। मतलब यूट्यूब में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, लाइक आपका सबको आपकी प्रिडिक्शंस जाननी है, सबको जानना है कि आप अब आगे क्या बताने वाले हैं, किसके बारे में क्या प्रिडिक्शंस करने वाले हैं। क्योंकि आपकी प्रिडिक्शंस काफ़ी, आप बोलते हैं कि काफ़ी सटीक भी होती हैं। तो सर, मेरे को बहुत था कि मुझे अपने पॉडकास्ट में आपको बुलाना है। तो और आज के पॉडकास्ट में आज आप 2025 की प्रिडिक्शंस करने वाले हैं, बताने वाले हैं कैसा रहने वाला है ये साल। तो सर, बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी मैंने आपके हाथ में 2 घड़ियाँ देखी हैं। तो सर, मैं पूछना चाहती हूँ इसका लाइक रीज़न क्या है, ताकि ऑडियंस को भी पता लगे। देखिए, जो रेमेडीज़ होती हैं आजकल, जो रेमेडी देते हैं कि आप ये तेल यहाँ पे डाल दीजिए, शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और चावल मंदिर में दान कर दीजिए, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे आएंगे, कॉन्वलेक्सा बोल दीजिए, है ना। और हाथ पर यहाँ 465 लिख दीजिए। ये सब बिना मतलब की बात है, इसका कोई सेंस नहीं है, कहीं इसका कोई भी शास्त्रीय विधान नहीं है। और ये कस्टमाइज रेमेडीज़ जो है कहीं भी काम नहीं करती। हम्म। मेरी ये जो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह काम करता है जैसे अमिताभ बच्चन जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, हम्म। तो इन्होंने पैसे जोड़े अमेरिका जाने के लिए और 5 लाख फीस देके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिनका मुझे उनका नाम नहीं याद है, उनसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा। अच्छा। तो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए और किसी चीज़ को जिसको प्राप्त करना हो उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। फिर कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे एक चेक चेक है यूनिवर्स के नाम कि मुझे इतने पैसे चाहिए। हम्म। ठीक है, तो मैंने पहले चेक पे काम किया। मैं अपने टेबल के सामने घर पे एक चेक लगा दिया और उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भर दिया। मैंने कहा ये तो इतना ज़्यादा होगा भी नहीं। अच्छा, उस वक्त मैं बहुत मशहूर भी नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, डाल के देखते हैं। अ, करीब 1 महीने पहले वो एग्जैक्ट अमाउंट मेरे पास पूरे हो गए। नाइस। उसके इसी के कुछ दिन पहले, करीब 1 साल पहले, मैंने ये ब्लैक वाली घड़ी पहनी। ये मैं नाम भी बता दूं, गारमिन की घड़ी है। और ये घड़ी खरीदने के लिए मैं सिर्फ अयोध्या से दिल्ली की फ़्लाइट लिया, दिल्ली से गुड़गांव आया, गारमिन के स्टोर पे गया। इस घड़ी की ये विशेषता है कि इससे बड़े डिजिट, मतलब मैं दिखा सकता हूँ। आप कैमरे में दिखा दीजिए। हाँ, ये डिजिट है, सबसे बड़े डिजिट, इससे बड़ा कोई डिजिट किसी घड़ी में है नहीं। जी। हाँ, तो ये जितना बड़ा डिजिट उतना ज़्यादा पैसा, हम्म। और जितना बड़ा डायल उतना ज़्यादा पैसा। तो ओके। हाँ, तो ये, और उसके बाद इसमें सरकार से संबंध, और सूर्य सूर्य का है तो हर तरह से आपका एक यश होगा, आपका नाम होगा। एक चीज़ इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरी सलाह है कि इस घड़ी को पहननी चाहिए, लेकिन कुछ और एक और घड़ी के साथ हर व्यक्ति को 2 घड़ियां पहननी चाहिए, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। क्योंकि सबको, ये घड़ी मैंने पहनी दूसरी वाली, इसको है मेरा नेटवर्किंग के लिए है ये घड़ी, मतलब हर जगह दिखने के लिए। तो ये घड़ी अभी मैंने 10 दिन ही पहले पहनी है। और मैं अयोध्या, मेरा छोटा सा एयरपोर्ट है। कल की बात है, परसों की बात, परसों मैं आया एयरपोर्ट पे, मैं बैठा था, साउथ के 2-3 लोग थे। एक लोग आए मेरे पास, तो अपना फ़ोटो वो दिखाने लगे, आप यही हैं? मैंने कहा हम्म। हाँ यही है। तो कहीं एक फ़ोटो हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल। फिर दूसरे लोग आए, वो भी मद्रास के थे, उन्होंने भी फ़ोटो खिंचाया। तीसरे लोग मुझे आए, तो उसके बाद वो कॉफ़ी पिलाने लगे। तो मैं शाई नेचर का हूँ, मैं थोड़ा मीडिया प्रेमी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, तो मैं जाके कोने में बैठ गया बिल्कुल। वहाँ भी एक लोग मिल गए। तो इस घड़ी का ये असर है। तो फेम। घड़ी, फेम, मतलब हर तरह की घड़ियाँ हमारे पास हैं। कि मतलब मैं घड़ी नहीं बेचता, मैं सजेस्ट करता हूँ और उसका ज़बरदस्त में पैसा लेता हूँ, साफ साफ। ओके। क्योंकि इस पर मैंने बहुत मेहनत करी है। तो किसकी शादी होनी है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा है, शेयर बाज़ार में, और सबसे बड़ी बात रियल्टी सेक्टर में रियल्टर्स के लिए, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके लिए बढ़िया घड़ी है। उनके पास पैसा बहुत है तो फीस देंगे ही, इसलिए वो फीस भी देते हैं। और पॉलिटिशियंस के लिए आगे बढ़ने के लिए, अब इसमें वही लोग पहनेंगे, ये भी मैं बता दूं, वही लोग पहनेंगे जिनकी कुंडली में आगे बढ़ना लिखा होगा। ओके 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 ओके। अदरवाइज वो पहनेंगे ही नहीं। हम्म। पहन लिए तो जरूर काम करेगी।
और एक भी आदमी वो नहीं पहनेगा जिसकी कुंडली में नहीं लिखा होगा। मतलब यूनिवर्स अपने आप सेटिंग ये ऐसा बनाएगा कि उसकी कुंडली में आगे बढ़ना लिखा है, वो आपके पास आएगा और वो घड़ी पहन लेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात, यही रेमेडीज़ में भी होता है। लेकिन जो ये नॉनसेंस रेमेडीज़ है, इसका कोई जिसका सेंस नहीं है, वो न उसका कुछ लिखा-उखा नहीं होता। तभी लोग कहते हैं हमने इतने लोगों के पास गए, एक लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास, यू आर द 167th एस्ट्रोलॉजर, है ना? हुँ, फिर दूसरे लोग आए, और सब शादी वाले, हुँ, सब हुँ, शादी वाले। मतलब दिन में अगर 40 को कुंडली में देख रहा हूँ, तो उसमें 30 शादी की, 30 में 10 शादी नहीं होने के और 20 तलाक के। हुँ, ठीक है। तो एक लोग आए, वो इस समय इंडिया में सबसे पॉपुलर ज्योतिषी, पॉपुलर बोल रहा हूँ, कम उम्र का, सबसे पॉपुलर, पर ज्योतिष नहीं आती उनको। हुँ, उनसे मिले वो, उन्होंने कहा बिटिया की शादी हो जाएगी, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं वो। उन्होंने कहा बिटिया की शादी हो जाएगी और आ, बिटिया दुल्हन बनेगी, ये होगी वो होगी। बिटिया दुल्हन नहीं बनी। फिर तब वो बताते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज में बोलते थे, फीस थी 1200। दोबारा गए तो उनकी फ़ीस हो गई, दोबारा ये लोग गए तो उनकी फ़ीस हो गई 11,000। ओके, तो फिर उन्होंने पूछा कहीं कि बस इस अगस्त में, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द अगस्त 4 23 अच्छा थ्री 23 अगस्त में हो जाएगी, अगस्त में भी नहीं हुई। फिर जब वो लोग अक्टूबर 23 में उनके पास जाते हैं, तो पता चलता है फीस उनकी 60 लाख हो गई, 60 60,000, ओके, 60,000। तो लोग नहीं पहुंच पाए, मेरे पास आए। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से मुझसे सवाल किया। उन्होंने सवाल किया कि लड़की की ये बच्चा कब होगा, ये नहीं पूछ रहे हैं शादी कब होगी। उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे मैं नाड़ी से शादी बच्चा तुरंत बता देता हूँ, बच्चा कब होगा। तो मैंने कहा कि बच्चा बच्चा कहाँ से होगा। तो उन्होंने कहा क्यों। हमने कहा शादी ही नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से होगा। तब उन्होंने ये पूरी कहानी हमको बताई कि मैं उनके पास गया था, उन्होंने ऐसे किया। पैसा भी लगाया हाँ, एंड पैसा। अब बताइए, इतना पैसा आप ले रहे हैं और उस आदमी को तो कहें मेरी बेटी करेगा। हमने कहा ये मैं नहीं बता सकता आप करे क्या, पर शादी नहीं होनी है, 100% नहीं होनी है, कम्प्लीटली डिनायल है। अच्छा, वो लोग एक्सेप्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन 90% लोग जिनको मैं कहता हूँ कि शादी नहीं होगी, पता नहीं कैसे उनको मालूम रहता है कि हाँ मेरी शादी नहीं होगी। या वो लोग सरकमस्टांसेस के दौर पे ये एक्सेप्ट किए रहते हैं कि हाँ उनकी शादी नहीं हो सकती किसी कीमत पे। अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि नहीं है नहीं, कुछ। जैसे उम्र बढ़ गई और बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया, मोटापा आ गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग रिजेक्शन दे रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, पैसे नहीं हैं, बहुत सारी है, गरीबी है, बहुत बहुत सारी जी सर, जैसे अभी हमने घड़ियों की बात करी थी, तो मैंने एक चीज़ काफ़ी नोटिस करी है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो बिलियनर्स होते हैं, एक चीज़ कॉमन मैंने देखी है कि वो किसी चीज़ में खर्चा करें या ना करें, या फिर उनकी शर्ट महंगी हो या ना हो, बट घड़ी उनकी करोड़ों की होती है। हाँ। ऐसा इसके पीछे यही रीज़न हो सकता है कि जैसे आपने ही बताया घड़ी का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उनको कहीं ना कहीं ये बात पता है। नहीं, कुछ लोगों को पता है, जैसे गांधी जी को पता था। ओह। गांधी जी को क्या क्या पता था, जैसे गांधी जी को ब्लड प्रेशर था, उनको नोबेल इसीलिए नहीं मिला, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने झूठ बोला कि उनको नहीं है। सिर्फ एक झूठ की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो ब्लड प्रेशर था, तो अपने नमक कम कराने की वजह से दुनिया को नमक उन्होंने कम करा दिया। ओके। हाँ, ये मसला था। तो वो घड़ी हमेशा रखे रहते थे, और ब्लड प्रेशर पता नहीं किस तरीके से नापते थे, शायद कोई मशीन थी क्या, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा नहीं आई थी, ओके। कोई दवा अवेलेबल नहीं थी। आई थिंक एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जब अनंत अंबानी की शादी हो रही थी। अनंत अंबानी ने बहुत महंगी घड़ी पहनी थी अपने हाथ में, एंड उसी के आसपास मार्क जकरबर्ग और उनकी वाइफ थी। तो उनकी वाइफ देख के बड़ी शॉक हो गई थी कि यार आपने घड़ी बहुत अच्छी पहन रखी है। तो ये वीडियो भी वायरल हुई थी, तो वो उन्होंने तो इतना शो ऑफ नहीं करा, बट मार्क जकरबर्ग बोल रहे थे कि हाँ मैं ये लेना चाहता था, ऐसे कुछ। तो घड़ी का दिखा कि घड़ी से कितनी वैल्यू बढ़ती है। देखिए, जैसे राडो है, राडो बहुत महंगी घड़ी नहीं बनाता, बनाता है पर बहुत महंगी नहीं। लेकिन जो बहुत महंगी घड़ियाँ बनती हैं, उसमें कुछ ऐसी घड़ियाँ होती हैं जो बहुत काम की होती हैं। शाहरुख खान की घड़ी जो है, वो मतलब घड़ी के रूल के हिसाब से, घड़ी के साइंस के हिसाब से गजब काम कर रही है।
शाहरुख खान पे। मोदी जी की घड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम्म। उसमें सारे डिजिट्स हैं, बहुत गौर से देखिए तो सारे डिजिट्स हैं, 6-7 लाख की घड़ी है या ऐसे ही कुछ है। तो इसके बाद नेहरू जी की जो घड़ी थी वो बहुत, और वो उनको नहीं मालूम था, नेहरू जी को नहीं मालूम था। ऐसे ऐसे जितने लोग, और देखिए जितने लोग आजकल मोबाइल से टाइम देखने लगे, लेकिन अब घड़ी का फैशन जब बढ़ रहा है तो लोग पैसे से देख के एयरपोर्ट पे गए, बढ़िया घड़ी देखा उन्होंने, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, जिसके पास पैसे 50 लाख खरीद लिया। लेकिन जैसे राडो की कोई भी घड़ी जिसमें कोई भी नंबर्स ना हो, चाहे रोमन या ये, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं, तो बेसिकली नुकसान आप करेगी फायदा नहीं करेगी। मतलब एक नॉर्मल आप चीज़ बता रहे हैं कि जिसमें नंबर्स नहीं लिखे हैं वो घड़ी नहीं लेनी चाहिए। जिसमें नंबर्स नहीं है, चाहे रोमन हो या डिजिटल हो, उसको नहीं लेनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं, कम से कम सैकड़ों चीज़ें हैं उसमें, उसकी साइंस है, अंदर डायल, पतली सुई, लंबी सुई, लाल सुई और छोटी कलर। सुई, कलर और सुई का कलर। तो ऐसे कुछ कि पर्टिकुलर इंसान के लिए लाल कलर की घड़ी ही चाहिए और हाँ, इसके लिए येलो की ही चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके। छोटे बच्चों के लिए मतलब किसी कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है बच्चे का, जैसे बच्चे को डिजिटल घड़ी से थोड़ा बचाना चाहिए, मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं बच्चे उनको डिजिटल घड़ी मत डिजिटल दीजिए। घड़ी नहीं यूज़ करनी हाँ चाहिए आप हाँ, कह रहे हैं। इतना ही जनरिक चीज़ मैं बता सकता हूँ, क्यों मतलब 12-13 साल के लड़कों को डिजिटल घड़ी मत दीजिए, 8 से लेके 12 साल तक। जब वो जबकि वो पढ़ाई के अपना कर रहे हो, उसमें डिस्टर्बेंस आती है। डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ओके। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है एंड आप बताते भी हैं अगर आपसे कोई पूछना एक चाहे। चीज़ मैं और भी बताऊं, जी। एक बैंक था, हम्म। लगातार घाटे में जा रहा था वो, उस ब्रांच, तो मैं वहाँ पे, मेरा अकाउंट था, तो वहाँ पर मैंने एक बहुत चौड़ी सी, इतनी चौड़ी घड़ी, गोल्डन कलर की, खूब बड़े बड़े डिजिट में लगवाई। उस साल से वो बैंक 3 साल हो गए लगातार प्रॉफिट में, नाइस। ओके। और वो घड़ी की कीमत थी 1500। इट मीन सर जो वॉच होती हैं ये तो काम करती हैं बट जो घर की क्लॉक होती हैं हाँ, वो भी बहुत मैटर करती हैं, आप ये कह रहे हैं। एवरीथिंग एवरीथिंग, छोटी घड़ियाँ जो जो बच्चे रखते हैं वो भी काम हम्म। करती हैं, उसमें भी डिजिट का है। इवन किचन के अंदर जो घड़ी लगा दी जाए, अगर वो बड़े डिजिट की होगी बहुत ज़्यादा, तो आदमी ज़्यादा खाने लगेगा और मोटा हो जाएगा। ओके। पूरी साइंस है। पूरी इसके साइंस। ऊपर तो आई थिंक अलग पॉडकास्ट निकालना पड़ेगा। बट सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है ये। सर यहाँ से कॉन्वर्जेशन में ले जाना चाहती हूँ जो मेन हमारा टॉपिक आज के पॉडकास्ट का है कि 2025 में क्या क्या होने वाला है, क्या आपकी प्रिडिक्शंस हैं सर, इसके बारे में बताइए। देखिए 2025, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2025 विश्व के लिए थोड़ा सा नेचुरल कैलेमिटीज़ का होगा साल। मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जिसको हम क्या, भूकंप आना, भूकंप सुनामी एंड ऑल। भूकंप होगा, सुनामी होगा। और सुनामी मतलब क्योंकि मार्च के महीने में, 25 में मार्च में एक 5-6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, जल तत्व की मीन राशि में 5-6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मार्च अप्रैल का महीना ज़्यादा सेंसिटिव है, खासकर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ओके। हाँ, ये पेरू वगैरह, ये जो रीजन है, बाढ़ वगैरह आने के चांसेस भी। बाढ़ नहीं, ये मतलब समुंदर के अंदर विस्फोट टाइप का, हम्म। इसी को सुनामी कह सकते हैं हम, कुछ भी कह सकते हैं, सो इस तरह का है। दूसरा, इंडिया में थोड़ा बहुत मुंबई वगैरह पे खतरा है, जहाँ पे मतलब जो समुंदर के रीजन्स ओके। है ना। इसके अलावा भूकंप की समस्याएं। दूसरी, इकोनॉमी में बहुत कमज़ोर हो जाएगी हमारी 2025 में। पूरा इंडिया या पूरे वर्ल्ड की ही बात कर रहे हैं आप? वर्ल्ड की तो रहेगी, लेकिन इंडिया की भी रहेगी, ओके। लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हम्म। जैसे किसी किसी व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए हैं, तो वो 50 लाख गायब नहीं हो जाएंगे, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होने जा रहा, कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था घटेगी। अभी आप देख रहे हैं डॉलर 25 पहुंच गया। जी। मैं पिछले सारे पॉडकास्ट में बता चुका था कि अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती चली जाएगी, तो 25 में यही रहेगा। तीसरा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत तगड़ा रहेगी, अच्छा। मतलब सरकार हिलती डुलती नजर आएगी 2025 में। ओके। मार्च के बाद, मतलब अप्रैल से, और सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा। सितंबर के बाद उग्र आंदोलन होंगे देश में,
और एक उग्रता फैलेगी, लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा और सरकार के खिलाफ भी गुस्सा होगा। किस चीज़ से रिलेटेड? व्यवस्था के खिलाफ हो सकता है, महंगाई के खिलाफ हो सकता है, किसी के खिलाफ भी हो सकता है, या कुछ कोई नया नेतृत्व उभरे जो कि मंगल युवा है ना, तो कोई युवा आदमी उभर सकता है, नया आदमी उभर सकता है, क्योंकि जो मोदी जी का समय है वो अब धीरे धीरे डिम हो रहा है, जो अमित शाह जी का समय है वो भी डिम हो रहा है, योगी जी का भी आगे का समय उतना अच्छा नहीं जितना लोग समझते हैं। जितना वो अच्छे चल रहे हैं, जितना बढ़िया वो परफॉर्म कर रहे हैं, आगे उनके प्लेनेट उतने अच्छे नहीं हैं। ये हमें रिसेंट इलेक्शन में भी थोड़ा सा दिखा अभी, अच्छा हाँ इतना हाँ परफॉर्म नहीं कर। हाँ हाँ, ये मैं पहले भी बता चुका था, रिसेंट इलेक्शन में दिखा। और इसके बाद हाँ, रिसेंट इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस में तो उसके और समाजवादी पार्टी अच्छा खासा वो टक्कर देगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। ओके, तो आपको मतलब बीजेपी का कैसा फ्यूचर दिख रहा है? नहीं, बीजेपी का मतलब एक सामान्य तौर पर अच्छा फ्यूचर है, ठीक है, हम्म। लेकिन बीजेपी अब इससे ऊपर नहीं जाने वाली, अच्छा। इससे नीचे ही जाएगी। अगर वो सोचे अभी कोई बिल था गिर गया, मतलब ये सोचे कि पूर्ण बहुमत से या 2/3 बहुमत से कोई बिल पास कर ले, तो कभी नहीं होगा। ओके, तो आपको नेक्स्ट, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो आपको कौन दिख रहा है आपको? मुझे अभी योगी जी? मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं, मुझे योगी जी भी नहीं दिख रहे हैं, मुझे योगी जी भी नहीं दिख रहे हैं। राहुल गांधी की कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और वो सांसद खूब बनाएंगे, और हो सकता है कभी अपोजिशन की कांग्रेस की सरकार भी बन जाए, पर राहुल गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर तक नहीं बन पाएंगे। ओके, आपको ये आपकी प्रिडिक्शंस हैं ये। ओके, तो गांधी परिवार से आपको कोई बनता हुआ दिख रहा है? कोई नहीं, गांधी परिवार से कोई नहीं। प्रियंका गांधी एंड ऑल? नहीं, गांधी परिवार का एक श्राप है, ओह अच्छा। गांधी परिवार का एक श्राप है। और एक अजीब सी कहानी है जो मतलब आपको सभी को, दर्शकों को हंसी आएगी। श्राप था एक संत का कि अब इस घर में मतलब सबका बुरा समय रहेगा इस तरह से को, और सबकी मृत्यु बुरी स्थितियों में होगी। उसी के बाद इंदिरा जी और राजीव जी की बुरी स्थितियों में मृत्यु हुई थी। इनके घर नेपाल से आई हुई एक पेयर में मूर्ति थी, हम्म। ठीक है, एक जोड़े में मूर्ति थी। उसमें यह था कि जब तक ये मूर्ति इस घर में रहेगी तब तक दो जोड़े काम करेंगे और हमेशा प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के एक इनके दोस्त, जो राजीव जी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, नाम लेना उचित नहीं है, सब जानते हैं, और इस समय सबसे सीनियर एक्टर हैं, वो गए और उन्होंने ये नहीं जानते थे कि दोनों मूर्तियों का काम है। वो समझते थे एक मैं अगर ले लूँगा तो मेरा भी काम बन जाएगा, तो उन्होंने एक वहाँ से चुरा ली, ओह चुरा ली। चुरा ली मूर्ति, चुरा ली, गाड़ी में रख ली, और दोनों लोगों का संबंध उसी दिन से खत्म हो गया। हम्म। फिर इनके बुरे समय शुरू हो गए, उनके भी बुरे समय शुरू हो गए। ओके। इसके बाद से दोनों लोगों में बोलचाल आज भी बंद है। कारण और कोई पॉलिटिकल वगैरह नहीं था। लोग कहते हैं कि मंत्री नहीं बनाया गया, नहीं, वो मूर्ति है। ये बचपना ऐसे लोगों में होता है, और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि ज्योतिष को मैं नहीं मानता। और लोग उन्होंने एक बार कहा था कि मुहूर्त से क्या, दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो अमित शाह का आपको कैसे फ्यूचर दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं, वो सामान्य है। उसमें भी हाँ, कोई पीएम मटेरियल नहीं है वो। पीएम मटेरियल नहीं है? ओके, तो सर आपके मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे थे, आपने बताया था कि पॉलिटिक्स में कुछ तंत्र का भी यूज़ हो रहा है या होता है, तो आप बताना चाहेंगे? जबरदस्त तंत्र यूज हो रहा है, और केंद्र सरकार में, मैं कहूँगा भाजपा में, और यहाँ से लेके हर हर स्टेट में ये लोग कर रहे हैं। बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन मैं बाकी पार्टियों से उतना कम जुड़ा हूँ जितना भाजपा से जुड़ा हुआ है मेरा। तो स्थिति ये है कि तंत्र के लिए वहाँ पे, तंत्र के लिए कामाख्या में भैंसे कटते हैं रोज,
डेढ़ फुटिया एक जिन्न टाइप का होता ओके। है, 1.5 फुट का। उसको उसको मतलब मंत्रों से पैदा किया जाता है, तांत्रिक मंत्रों से। बलि भी दी जा रही है, कुछ मतलब अनवांटेड बलि दी जा रही है। तो तांत्रिक मंत्रों से उसका अभी रिसेंटली मतलब एक केंद्रीय मंत्री का कुछ ऐसी फाइलें थी जिससे उनको समस्या हो सकती थी। हम्म। 1.5 फुटिया ने जाके जगह जगह मिनिस्ट्रीज में, कोर्ट्स में, जहाँ जहाँ थी वो सारी फाइलें जला दिया। ओह अच्छा। इसीलिए आग लगने की कुछ खबरें आई थी कुछ मंत्रालयों में। ओके। तो तंत्र इस लेवल पे हावी है, तंत्र के ऊपर तंत्र हावी है। ये तो पॉलिटिकल जी तंत्र जी, हुआ ना, तंत्र। राजनीतिक तंत्र के ऊपर हमारा, और ये तंत्र हावी है जो ज्योतिष वाला तंत्र है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि 2025 थोड़ा सही साल नहीं रहने वाला है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सावधानी बरत के रहनी पड़ेगी सभी को। सभी को सावधानी बरत के रहनी पड़ेगी। सभी को इन्वेस्टमेंट में, किसी भी तरह के निवेश में बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना पड़ेगा। मैंने कहा था किसी पॉडकास्ट में कि नवंबर से निवेश पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। हम्म। नवंबर में कितना मार्केट क्रैश करी है आप लोगों ने जी। देखा इस चीज़ को। मैं निवेश का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं इतना बता सकता हूँ कौन कौन समय खराब है। तो 2025 में आप लैंड में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और ये जो जितने भी शेयर वगैरह हैं इनमें बहुत सावधानी से काम करना होगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके। तो सर 2025 में आपको अरविंद केजरीवाल का कैसा समय आता हुआ दिख रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ दो चीज़ें हैं। एक स्वास्थ्य की समस्या है, उनको मालूम है या नहीं मालूम मैं नहीं जानता। उन्होंने जब कहा था कि मेरे साथ मेरा वजन घटता जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैंने उनको कुंडली देखी, तो वजन जिस बीमारी की वजह से घटता है वो बीमारी उनको है। अब उनको जांच करा लेनी चाहिए, मैं ये क्लियर कट कहना चाहता हूँ, उनको जांच करा लेनी चाहिए। उनको बड़ी वाली बीमारी है, ठीक है, और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे एक मुझे जहाँ तक याद है 67-68 इस तरह का है। तो लेकिन उनकी पत्नी में राजयोग है, और उनकी पत्नी चाहे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कभी बने, हम्म। चाहे सेंटर में मंत्री बने, वो राजयोग है, वो बनेंगी ज़रूर। ओके। और कमिंग इलेक्शन में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे फरवरी में शायद, जी। तो उसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 रहेगी। नंबर 1 रहेगी। हाँ, नंबर 1। ओके। ओके। आपने एक प्रिडिक्शन कर दी है अभी, और काफ़ी लोग ये कमेंट्स में अभी बहुत कुछ बोलने वाले हैं, लाइक उनके भी अपने राय अब रखने वाले हैं। जो मतलब अपोजिशन वाले रहेंगे वो बुरा बुरा बोलेंगे, जो बाकी मतलब अगर ज्योतिष के हिसाब से तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो गलत हो जाएगी तो ठीक है, ज्योतिषी से गलती हो गई, कैलकुलेशन में गलती होती है, इसको बहुत सिंपल तरीके से मानना चाहिए। मेरे गुरु के.एन. राव सर से जो राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं लोकसभा के, 2-2 बार गलतियां हुई, और उन दोनों बार मैं सही हुआ था। 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। दोनों बार वो गलत हुए, दोनों बार मैं सही हुआ। फिर एक बार मेरी गलती हुई और फिर वो सही हुए। हम्म। तो ये गलती गलत सही छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। बाकी जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और हर जगह इन्वेस्ट करके जा रहे हैं, उनको तो ज्योतिष का ABCD भी नहीं मालूम है ना। तो गलती उनसे गलती क्या, गलती ही हो रही, सच तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो सर जैसे 2025 बुरा समय रहने वाला है, सर कुछ रेमेडीज़ हैं कि ये कर लीजिए आप बच सकते हैं? देखिए, रेमेडीज में विष्णु सहस्त्र नाम, ओके। नारायण कवच, ललिता सहस्त्र नाम, और जो मैं बता रहा हूँ, जो जो कर सकता है करे। इसके बाद राम राम का जाप, भगवान कृष्ण के कुछ मंत्र हैं, ये कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं मालूम वो सिर्फ और सिर्फ राम राम करे। जितना ज़्यादा राम नाम कर सकता है उतना उसका वो होगा। एंड सर कि लाइक जैसे 2025 आप कह रहे हैं कि एक बुरा समय आने वाला है, तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, तो वो लोग यही कह रहे थे कि बुरा समय तो हम गरीबों के लिए ही आने वाला है, आ रहा है, जो बड़े लोग हैं उनको तो इफेक्ट भी नहीं होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये समय किन के लिए बुरा है, सबके लिए ही बुरा है ऑफ या? कोर्स गरीबों के लिए बुरा है, मिडिल क्लास के लिए भी बुरा है, ओके। और बड़ों का जब बुरा होता है तो गरीब और मिडिल क्लास को दिखता नहीं। ओके। हम। उनका जब 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का नुकसान होता है तो वो दिखता नहीं, तो लॉस उनको भी होगा। लॉस उनको भी होगा। ठीक है
सर काफ़ी भविष्यवाणियाँ करी गई हैं 2025 के टाइम से ही, आई थिंक भविष्य मालिका में लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं भविष्य मालिका में। तो आपने भविष्य मालिका पढ़ी है सर? मैं भविष्य मालिका पढ़ा हूँ, मैं भविष्य मालिका पर बताने वाला हूँ। उसके पहले एक चीज़ मुझे बिल्कुल सर। आ गई ध्यान में, अडानी का साल बहुत बुरा आएगा। अच्छा अच्छा। अडानी का समय बहुत ही बुरा आने वाला है। हुँ। और अडानी को चाहे जितना बचाने का प्रयास किया जाए, अडानी दलदल में फंसेंगे जरूर। अब आते हैं भविष्य मालिका पर। हाँ। भविष्य मालिका एक पहेली है। भविष्य मालिका को जब, इतना सच है कि 6000 साल पहले 6 या 7 संतों ने इसको लिखा, हुँ। ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने लिखा, तो उसको पढ़ने का प्रयास किया गया। पढ़ने का प्रयास किया गया तो वहाँ के एक लोकल हैं, नाम नहीं मालूम, नाम मुझे मालूम है, मैं लेना उचित नहीं समझा, मिश्रा जी हैं। तो सब कोई उनका आजकल आलोचना कर रहा है। तो उन्होंने इसको पूरा बिजनेस बना दिया, अपने लड़के को कल की घोषित कर दिया और दान लेना शुरू कर दिया। करोड़ों का, कई 100 करोड़ का उन्होंने काम किया। हुँ। और ज़बरदस्त, अब उनका पोल खुल गई, लड़का शायद भाग गया है, ऐसा कुछ हुआ है। दूसरी खबर ये थी कि मुझे एक कुंडली मिली कि ये कल की भगवान की कुंडली है। हुँ। मुझे कहीं से मिली, ऑस्ट्रेलिया की एक ज्योतिषी हैं, उन्होंने मुझे दिया। जो मैं उस कुंडली पर, मेरे पास इस वक्त तो वो कुंडली है नहीं, वो कुंडली अगर सही थी, वो उस टाइम में सही में कोई पैदा हुआ है, तो मैं कहूँगा कल की अवतार हो चुका है। अच्छा। अगर वो उस टाइम पे कोई पैदा हुआ है तो वो एकदम एक अवतारी पुरुष की कुंडली है। भगवान राम अभी तक के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पौरुष वाले व्यक्ति थे, हुँ। जिनके एक बाण से 14,000 लोग मरते थे। तो उनसे भी ज़्यादा पौरुष वाले कल्कि होंगे, हुँ। भगवान कल्कि। लेकिन अब वो कुंडली कितनी सही है मैं नहीं जानता। दूसरी, भविष्य मालिका पर बड़ी सारी स्टोरीज हैं। भविष्य मालिका पर यह है कि दिल्ली में बम गिरेगा। उसी भविष्य मालिका में है कि भारत कि मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। उसी भविष्य मालिका में है कि 14 देश भारत पर आक्रमण करेंगे, आई थिंक मुस्लिम देश मिलकर इंडिया 14 पर। हाँ। मुस्लिम देश। अब कुछ लोग कहते हैं चीन और अमेरिका, इतने वर्जन्स है, उसकी कोई बुक एक स्पेसिफिक न बुक है न जिसके जो समझ में आया। लेकिन मैंने जब उसको ग्रहण से जोड़ के देखा, हुँ। एक वर्जन मेरे पास ग्रहण का आया था, तो जब मैंने ग्रहण से उसको जोड़कर देखा तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, पर इतनी इतनी एक्सटेंट पे, इस लेवल पे नहीं जाएंगी, इतना बुरा नहीं होगा जितना बताया जा रहा है। आई थिंक भविष्य मालिका में ऐसा भी कुछ लिखा था कि जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है हम्म। वो गिर जाएगा, तो उसके बाद से कुछ प्रलय आएगी। ध्वज गिरने की बात थी, वहाँ पे एक पत्थर भी गिर चुका है पहले, हुँ। 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। वहाँ मूर्ति के साथ भी कुछ हुआ है, छेड़छाड़ हुई थी। तो हुआ था कि सबसे पहला जो सुनामी आएगी, उसको सुनामी जल प्रलय बोला गया है। तो मंदिर भगवान का डूब जाएगा, इनका भगवान जगन्नाथ का मंदिर डूब जाएगा। मंदिर डूबने के बाद भगवान को सुरक्षित बचाया जाएगा। फिर वहाँ पे उन लोगों का हमला होगा और वो लोग कब्जा कर लेंगे उड़ीसा वाले क्षेत्र में, इस तरह का। लेकिन वो चीज़ें मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर इतनी लंबी चौड़ी कहानी अभी हो जाएगी तो मेरी एक एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन है 2039 के लिए, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है और 2011 में की थी मैंने, कि 2039 में कई करोड़ लोग उत्तर, मतलब पूरब दिशा में मारे जाएंगे। अच्छा। पूरब दिशा में, अब पूरब में आपका बांग्लादेश भी है, बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, बिहार भी है, और ये सब पूरब में माने जाएंगे। तो यहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार होगा, और मेघनाद मेघनाद का दूसरा जन्म होगा वहाँ पे, और वो जबरदस्त राक्षसी रूप में दूसरे धर्म के रूप में पैदा होगा। हुँ। आप समझ सकते जी, नहीं जी, मैं जी। किस धर्म की बात कर रहा हूँ। जी। तो दूसरे धर्म में पैदा होकर जबरदस्त अत्याचार करेगा, और इस तरह से नर एक दूसरे को, उसमें कहा गया जैसे कीट कीट पतंगों की तरह एक दूसरे को लोग मारेंगे,
और वहाँ पे मतलब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होगा, सब कुछ होगा। बहुत ही बुरा समय होगा 2039। ओके सर, क्या वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं? वर्ल्ड वॉर की बात जहाँ तक है, देखिए वर्ल्ड वॉर की तो शुरुआत एक तरह से हो गई है। जी। अब उस तरह के वर्ल्ड वॉर्स नहीं होंगे जैसे पहले होते थे कि सभी देश एक तरफ से लड़ रहे हैं, जनता बैठी है, भूखों मर रहे हैं लोग। लेकिन वर्ल्ड वॉर 25, 26, 27, 28 के बीच में ये पूरी तरह से अच्छी तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी। हो जाएगी। एंड सर, जैसे अभी आप प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, तो आपको इंडिया और चीन का क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए चीन पर अभी कोई खतरा नहीं है, चीन का कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, चीन का कोई नुकसान ऐसा असर दिख नहीं रहा है। और इंडिया भी ठीक है, मतलब मुझे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सर एक, एक हाँ जी। एक इंडिया का एक संघर्ष बांग्लादेश से दिखता है। जी जी जी। बांग्लादेश से एक संघर्ष इंडिया का दिखता है। और कभी भी इंडिया बांग्लादेश पर मतलब कार्रवाई कर सकता है। ओके, आपको ये बांग्लादेश। चुपके से होगा, अचानक होगा। और सरकार एकदम चुप है, मौन है। लेकिन सरकार, ज्योतिष कह रही है कि सरकार इस पर अचानक कुछ काम करेगी। मैं कुछ प्रिडिक्शंस भी देख रही थी, तो वो बता रहे थे कि बांग्लादेश का बुरा समय आने वाला है अब। हाँ, मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इसको पहले बता चुका हूँ, कई पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, अपने में भी बता चुका हूँ, अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सुशील में, कि ये बांग्लादेश के ऊपर भारत टूटेगा जरूर एक बार, कहर बनकर। ओके। एंड सर, कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि आने वाले समय में एक महामारी आएगी, जैसे 2019 में कोरोना वायरस आया था। तो क्या इसके भी आपको चांसेस दिख रहे हैं? नहीं, इस पर मैंने कोई काम नहीं किया और मुझे ऐसा लगता नहीं। ओके। ये एग्जेगरेशन है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को रखने की बात है। महामारी फिलहाल नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसी ग्रह स्थिति अब है नहीं। आई थिंक आपने कोई प्रिडिक्शन करी थी कैंसर को लेकर। हाँ, कैंसर 2030 तक एक महामारी बन जाएगा। ओके। हर चौथा आदमी कैंसर होगा। और कैंसर को मैं 22 सेकंड में देख लेता हूँ किसी भी कुंडली में। अच्छा। सिर्फ 22 सेकंड, कभी कभी उससे भी कम, 4-5 सेकंड में ही दिख जाता है कैंसर। मैं देखता हूँ और आदमी से जब बात करता हूँ और वो कहता है कि मेरा बुढ़ापा ऐसे जाना चाहता है, मैं चाहता हूँ ये करूँ, पता चलता है कि वो इतने में ही जाने वाला है, उसकी एज भी और कैंसर भी। तो मुझे बड़ा दुख होता है। और एक तो ऑन्कोलॉजिस्ट यूएस की बहुत बड़ी कैंसर की डॉक्टर हैं, हम्म। वो हमसे, और वो क्रिश्चियन भी हैं, वो मुझसे सलाह ले रही थी। तो उनकी लैंग्वेज भी वही अलग ही होगी। तो मैं उनसे कहा कि आपने अपनी कुंडली देखी कभी? नहीं, आपने कोई टेस्ट कराया? तो उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा करा लीजिए, आपको कैंसर है। हम्म। तो बाद में निकला। निकला? मतलब विदाउट टेस्ट आप बता सकते हैं कि इस इंसान को कैंसर है? मैं बायोप्सी कर सकता हूँ, हाँ। ओके। प्री बायोप्सी। हम्म। बायोप्सी की कोई ज़रूरत नहीं। ओके। एंड सर, एक प्रिडिक्शन और बहुत, ये तो बहुत वायरल हो रही है हर इंस्टाग्राम रील पे, फेसबुक पे, कि एक इंटरनेट पे बग आने वाला है, इंटरनेट बंद होने वाला है आने वाले समय में। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस चीज़ को एक किसी आदमी ने शुरू किया और भविष्यवाणिका ने कहा था, उसी को उस आदमी ने पकड़ लिया। और भविष्यवाणिका में ये था कि मिसाइल, ये जो जो क्या होते हैं ऊपर सैटेलाइट्स, ये बंद हो जाएंगी और इस वजह से ऐसा होगा। तो मान लीजिए अगर भविष्यवाणिका की वो बात सही है तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। ओके। सर, ऐसा कुछ है क्या कि जो 2025 है वो मंगल का साल है? जैसे अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 9 नंबर आता है। एंड मंगल का साल है, तो जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में भी देखा था कि बोल रहे थे कि हनुमान जी की पावर थोड़ी रहेगी, जैसे मंगल की बात होती है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय हम बोल सकते हैं ज़्यादा? क्योंकि मंगल, जो नॉनवेज वैसे भी खाता है वो मंगलवार वैसे भी छोड़ देता था कि भाई मंगलवार वाले दिन मैं नहीं खाऊंगा। देखिए, कोई साल किसी ग्रह का साल नहीं होता। ओह अच्छा। जैसे बताया गया 24 को शनि का साल है। जी, बताया गया था। मैं बहुत खोजा ये कैसे पता चलता है, क्योंकि मैं 6 बरस की उम्र से ज्योतिष कर रहा हूँ। अच्छा, सिविल सर्विसेज का मैंने क्रैक की, मतलब इंटरव्यू गया, मतलब इतनी बुरी तरह से मैंने इस पर रिसर्च किया, लेकिन ये सब चीज़ें बेकार की है
है ना, ड्रैगन का साल है, ये ज्योतिष का बहुत ऊपर का रूप है। तो रही बात नॉनवेज की, नॉनवेज खाने पर मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, नॉनवेज खाना आ, पाप नहीं है, हम्म। ये पाप की श्रेणी में नहीं आता। और लेकिन जो मोक्ष पाना चाहते हैं उनके लिए घातक है। विवेकानंद जी भी नॉनवेज खाते खाते थे, थे। और सबसे ज्यादा सिद्ध उनके गुरुजी आ, 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 रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, वो भी नॉनवेज खाते थे, और सीधे सीधे माँ काली का माँ दर्शन काली के होता, दर्शन होते थे। बात करते थे। ये सब अलग की बातें हैं। मेरी नज़र में अगर नॉनवेज नहीं खाना है तो संडे को, चूँकि सूर्य सबसे पवित्र एनर्जी है, संडे को बिल्कुल मत खाइए। और बुधवार को ये विष्णु जी का दिन है, और लोग संडे और बुधवार को पक्का खाते जरूर हैं, खाते हैं। और छोड़ते क्या है ट्यूसडे को और थर्सडे को। थर्सडे को इसलिए गुरुवार। कि ये विष्णु जी का दिन है, जबकि विष्णु जी से कोई मतलब ही नहीं थर्सडे से, वो तो बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति एक छोटे से देवता हैं। आपने काफी नई बात बता दी है ऑडियंस को मैं आज। अभी भी फिर से रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु का दिन बुधवार है, ना कि बृहस्पतिवार। तो बुधवार को नॉनवेज ना खाएं। सबसे पवित्र दिन सबसे पवित्र दिन बुध है, और सबसे पवित्र एनर्जी और सबसे पवित्र दिन रविवार है, जो कि सूर्य ही सब कुछ है। सूर्य संतान, जिनके संतान नहीं हो रहे हैं, ये भी मैं बीच में बोल दे रहा हूँ, वो नॉनवेज खाना छोड़ दें, पहली बात। दूसरी चीज़, अंधेरे कमरे में ना रहें, सनलाइट वाले कमरे में रहना शुरू कर दें, तो काफ़ी उम्मीद रहेगी। सूर्य का प्रभाव आएगा। हाँ, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में सूर्य ही संतान का कारक है, ओके जबकि पराशरी में या वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति है। ओके ओके, तो डिफरेंट है। एकदम डिफरेंट। ओके सर, जैसे अभी हमने भविष्य मालिका की बात करी है, तो आपके हिसाब से कल की भगवान ने अवतार ले लिया है या नहीं लिया है? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, अगर कल की भगवान अवतार लेंगे तो वो अवतार ले चुके हैं। ये बट और सर आई लोग, थिंक अभी इतना घोर कलयुग तो नहीं है कि पाप का लेवल बता रहा हूँ मैं, बढ़ गया है। नहीं, पाप का लेवल बढ़ गया है। ये आप लोग खबरों में पढ़िए और जानिए इसको। दिख नहीं रहा है बहुत लोगों को। आ, आ, कुछ लोग कहते हैं कलयुग का कई लाख साल वर्ष है ना, कई लाख साल का उनका समय काल है कलयुग का। इसी तरह त्रेता युग का और द्वापर का था। अब मैं ये कहता हूँ आपसे कि महाभारत का 5,000 साल, 6,000 साल, फिर उसके बाद उसके पहले रामायण का 5-6 हज़ार साल पहले था, ठीक है, तो हो गया 14,000 साल पहले इनका रामायण का। तो मेरे हिसाब से 5 से 6 हज़ार साल के एक युग होते हैं, ठीक है, 5 से 6 हज़ार साल के एक युग होते हैं। उस हिसाब से कलयुग 2040 या 2043 से शुरू हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद और फिर ये सतयुग, कलयुग खत्म हो जाएगा। तो मतलब एक फिर हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा, फिर सतयुग जैसा टाइम आने दिखेगा हम सभी को? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सतयुग में भी सतयुग नहीं था, हाँ हाँ। है ना, सतयुग में भी सतयुग नहीं था। और द्वापर में भी जब द्वापर में भी, राम के युग में भी राम राज्य नहीं था। अगर आप रामायण को पढ़ेंगी तो उस समय भी महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी, बाजारें लगती थी, पुरुषों को बेचा जाता था। मतलब उत्तरकांड में सब लिखा हुआ है। राम राज्य में भी राम राज्य नहीं था। किस्से कहानियाँ अपनी जगह हैं, धर्म अपनी जगह है। तो ये नहीं कि सतयुग में हर आदमी सत्य ही बोलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ओके जो चल रहा है वही एक फेज आगे बढ़ जाता है, एक कैलेंडर वर्ष आगे बढ़ जाएगा सतयुग में, बस। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जैसे और कोई बड़ा प्रलय वलय भी नहीं आएगा। पढ़ले नहीं आएगी। हाँ, प्रलय छोटा मोटा आएगा, कुछ लोग खत्म हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि एक प्रलय खत्म हो जाएगी तब दूसरा युग आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। युग परिवर्तन। हाँ, नहीं तो कोई बचेगा ही नहीं, तो दूसरा लोग कैसे आएंगे? हाँ एग्जैक्टली।